ठीक है जी। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लाइट की पोलराइजेशन क्या होती है? पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि लाइट जो होती है हमारे पास दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है ना। आप ये देख रहे हैं लाइट ट्रेवल कर रही है, लाइट इस तरह से ट्रेवल कर रही है, ब्लू वाला इसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो अलोंग, आप ये देखते हैं कि अलोंग वाई एक्सिस आ रहा है, ठीक है ना। और आपके पास एक्स जेड एक्सिस पे रेड कंपोनेंट चल रहा है जो कि मैग्नेटिक कंपोनेंट है बी। ये वेरी करता है, यानी कि जिस तरह से हमारी साइनोसाइडल वेव्स चलती है इस तरह से चलते हैं, दोनों कंपोनेंट्स इसके चलते हैं। और एक्स इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ वेव, लाइट वेव की जो डायरेक्शन है चलने की वो है एक्स। ठीक है, ई हमारे पास जो कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, अलोंग वाई डायरेक्शन चल रहा है। और जेड हमारे पास जो कंपोनेंट है वो अलोंग बी डायरेक्शन चल रहा है हमारा, ठीक है ना। वो अलोंग जेड डायरेक्शन चल रहा है। ये हमारे पास लाइट दो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होती है, ठीक है। लाइट इस वजह से हमारे पास जो व्हाइट लाइट होती है वो फैली हुई लाइट होती है, ठीक है, उसके तमाम कंपोनेंट्स मूव हो रहे होते हैं। तो लाइट को वन साइडेडनेस करना हमारे पास क्या होता है, वन साइडेडनेस के फिनोमिना में लाना हमारे पास कहलाता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये देखें कि लाइट की वेव किस तरह से ट्रेवल कर रही है, लाइट की जो वेव है वो ट्रेवलिंग किस तरह से हो रही है उसकी। ये ब्लू कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस चल रहा है और हमारा रेड कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस चल रहा है। एक्स इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ द वेव, ठीक है ना, एक्स इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वेव। अब ये वेरी करता है, देखें ये ई हमारा बढ़ता है फिर कम होता है, ई बढ़ता है फिर कम होता है, बी भी बढ़ता है और साथ दोनों एक साथ बढ़ते हैं एक साथ कम होते हैं। ये हमारा बी वाला वाई डायरेक्शन में चल रहा है और रेड वाला हमारे पास जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो जेड डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। अब पोलराइजेशन क्या होता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने ग्रीन कलर से किए एमसीक्यूज में आ चुके हैं, ठीक है। जो ग्रीन कलर से किया हुआ है ये एमसीक्यूज में आ चुका है, कई दफा आ चुका है। द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन फिनोमिना वेरीफाई द वेव नेचर ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो है हमारे वो फिनोमिना है जो हमें सिर्फ ये बताते हैं कि लाइट इज द वेव, बट these phenomena do not provide any information about the type of light wave। ये नहीं बताते कि कौन सी वेव है। वेव्स हमारे पास बेसिकली हमें पता है कि दो तरह की होती है, एक ट्रांसवर्स होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो पोलराइजेशन इज द फिनोमिना व्हिच टेल्स अस दैट लाइट इज ट्रांसफर्स इन नेचर। पोलराइजेशन हमारा एक ऐसा फिनोमिना है जो हमें यह बताता है कि लाइट ट्रांसफर्स होती है नेचर में। द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन डिस्टिंग्विश ट्रांसफर वेव्स फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये वाला फिनोमिना में ये बताता है कि हमारी ट्रांसफर वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव से किस तरह से मुख्तलिफ है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो हमें ये बताता है कि लाइट इज अ वेव बट ट्रांसफर्स वेव। लाइट की जो नेचर है वो ट्रांसफर्स नेचर है, ठीक है। और ये फिनोमिना में भी डिस्टिंग्विश करता है ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के दरमियान, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम, क्या डेफिनेशन है इसकी। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन है व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू अ क्रिस्टल। ठीक है, जब एक ऑर्डिनरी लाइट जो सिंपल लाइट होती है उसको एक क्रिस्टल में से गुजारते हैं, इट पॉजेस द प्रॉपर्टी ऑफ वन साइडेडनेस। तो इसके पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है वन साइडेडनेस की। एक कंपोनेंट ब्लॉक हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है उस क्रिस्टल के अंदर, चाहे मैग्नेटिक हो या इलेक्ट्रिक हो, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव होती है। इट मींस ऑल कंपोनेंट ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द क्रिस्टल आर वाइब्रेटिंग इन ओनली एंड ओनली वन डायरेक्शन। सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट वाइब्रेट करते हैं। इस फिनोमिना को हम कहते हैं पोलराइजेशन, ठीक है जी। ये फिनोमिना हमारे पास होता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट का। अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, जो हमारी सूरज से लाइट आ रही होती है। ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेशंस इन ऑल डायरेक्शन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज ट्रेवलिंग। अभी आपने देखा था कि हमारे पास इस डायरेक्शन में वेव चल रही है, हमारा एक कंपोनेंट 90 डिग्री पे, ब्लू वाला भी और रेड वाला भी कंपोनेंट 90 डिग्री के एंगल पर है। ब्लू वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी 90 डिग्री के एंगल पर है और हमारा रेड वाला कंपोनेंट वो भी 90 डिग्री के एंगल पर है, सही है जी। अब पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू टॉर्मालाइन क्रिस्टल। अभी एमसीक्यूज एक दफा आया था, कौन सा क्रिस्टल यूज करते हैं, तो याद रखिएगा कि हम इसमें टॉर्मालाइन क्रिस्टल यूज करते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट के अंदर जो क्रिस्टल यूज होता है वो टॉर्मालाइन क्रिस्टल होता है, ठीक है जी। उस क्रिस्टल का नाम होता है टॉर्मालाइन क्रिस्टल, ठीक है। नाम याद रखना है टॉर्मालाइन क्रिस्टल का। अच्छा जी। द कंपोनेंट ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग वाइब्रेट्स ओनली इन वन डायरेक्शन। और इसमें से गुजरने के बाद सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। अच्छा, सच लाइट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। ऐसी लाइट को हम पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। इन दिस प्रोसेस वन कंपोनेंट ऑफ लाइट इज ऑब्जॉर्ब्ड एंड वन इज ट्रांसमिटेड। एक एब्जॉर्ब्ड हो जाता है और एक चलता रहता है। अभी आगे देखेंगे कैसे होता है।
इसके मेथड्स कौन कौन से यूज होते हैं? हमारे पास 4 मेथड है। एक तो एब्जॉर्प्शन होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है, एक स्कैटरिंग होता है, एक बायरफ्रिंजेस का होता है। लेकिन हमारे पास जो हम ये मेथड देख रहे हैं, ये भी पूछा था कि कौन से मेथड से करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास जो मेथड यूज होता है वो है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, अगर हम इसको और ज्यादा बात करें तो ये होता है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन का मेथड होता है, जिसमें हम एक कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करवा लेते हैं, एक कंपोनेंट को एब्जॉर्बेशन हो जाती है और एक कंपोनेंट ट्रांसमिट करता रहता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बताएं, पोलराइजेशन शोज लाइट इज ट्रांसफर्ड इन नेचर। पोलराइजेशन हमें बताता है कि लाइट इज ट्रांसफर्ड इन नेचर। ठीक है, किस तरह से? अच्छा, टू प्रूव ट्रांसफर्ड नेचर ऑफ लाइट वी यूज टू क्रिस्टल्स। देखिए, एक क्रिस्टल है हमारे पास, ये ब्लू कलर का क्रिस्टल है, जिसमें से ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन है ओपन। बाकी अगर कोई जेड एक्सिस में आएगा, एक्स एक्सिस में आएगा तो उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, सिर्फ इस डायरेक्शन में लाइट गुजर सकती है। वन इज कॉल्ड पोलराइजर, इसको हमने नाम दिया पोलराइजर का। ठीक है, एंड अनदर इज कॉल्ड एनालाइजर। ये जो दूसरा पोलराइजर रखा हुआ है, ये एनालाइजर कहलाता है, इसको एनालाइजर कहलाता है। एंड बोथ आर कॉल्ड पोलराइड, इन दोनों को पोलराइड का नाम देते हैं। पोलराइजर प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इफ एनालाइजर इज प्लेस्ड पैरेलल टू पोलराइज, अगर ये इसी डायरेक्शन में रखा हुआ होता ना दूसरा वाला क्रिस्टल, तो लाइट सीधी निकल जाती। लेकिन हमने इसको किस पे घुमा दिया? If analyzer is placed parallel to the polarized light, light will pass through it. Light will pass through if the analyzer. Light will pass if the analyzer is rotated through 90 degree, and then no light will pass through it. पहले तो चली जाएगी लाइट, गुजर गई इसमें से। जब दूसरा 90 डिग्री पे गुजार दी हमने, एक कंपोनेंट देखें आ रहा था इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट था इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट सीधा गुजर गया, देखिए ये वाला कंपोनेंट सिर्फ इसमें से गुजर गया, दूसरा कंपोनेंट ब्लॉक हो गया। लेकिन अब हमारा जो पोलराइजर दूसरा था वो इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, जो इसके 90 डिग्री पे, तो अब ये कंपोनेंट भी ब्लॉक हो गया। हमारे पास आखिरी में हमें कोई लाइट नहीं मिली। यहाँ पे हमने लाइट को पोलराइज कर दिया, वन साइडेड कर दिया, और यहाँ जो एनालाइजर लगाया उससे हमें ये पता लग गया कि लाइट की नेचर क्या है। लाइट की नेचर है ट्रांसवर्स नेचर। If the analyzer is rotated through 90 degree, then no light will pass through it. This shows that light is transverse in nature. इससे हमें पता चल रहा है कि लाइट हमारे पास है ट्रांसफर्स इन नेचर। लाइट की नेचर हमें पता लग गई कि ट्रांसफर्स नेचर है। अच्छा, ये हमारे पास जो यूजेस होते हैं, इसके जरा देखें, यूजेस पे आ जाते हैं। ये यूजेस है, डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस लाइक शुगर। जो शुगर होती है ना, उसकी कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए हम कौन सा फिनोमेना यूज करते हैं? पोलराइजेशन का। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी कई दफा आ चुका है। ठीक है, तो हम इसके लिए कौन सा फिनोमेना यूज करते हैं? पोलराइजेशन का। इन सनग्लासेस में हमारे पास जो अच्छे वाले सनग्लासेस होते हैं, उसके अंदर लाइट की पोलराइजेशन करवाई जाती है, ताकि आंख में पहुंचने से पहले लाइट पोलराइज्ड हो जाए। फोटोग्राफ्स में भी हमारे पोलराइड यूज होते हैं। तो ये हमारे एमसीक्यूज के हवाले से टॉपिक था। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप ये बता सकते हैं कि इस चैप्टर में और कुछ रह गया है क्या, नहीं रह गया? बताएं। जी, बताएं। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया है ना, चैप्टर ही खत्म हो गया है। इसमें अगर कुछ रह गया है, ठीक है, चैप्टर 9 एंड हो गया बेटा आज। सही है जी, चैप्टर 9 हमारा एंड हो गया है। अब इसमें आप लोग अगर कोई मसले मसाइल हैं तो अभी डिस्कस कर लें, ताकि हम चैप्टर नंबर 8, आगे 2 क्लासेस हमारी मिस हुई है उनको करा के इस वीक में स्टार्ट करें। फिर नेक्स्ट वीक हमारा फिजिकली इंशाल्लाह स्टार्ट होता है, तो एक क्लास आप लोगों की जो भी होती है M1 में मैं पढ़ाऊंगा, तो चैप्टर 8 से स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है जी। अब बताइए, किसी का कोई सवाल, कोई चीज नोट करनी है तो बता दें, स्लाइड्स हमारे पास है, शुरू से देख लें। कोई मसला रह गया है, कोई चीज रह गई है, लेकिन खैर आपके पास एक लेक्चर के अलावा न्यूमेरिकल इस टॉपिक के नहीं है, पिछले टॉपिक्स के तो मैंने साथ साथ जो करा दी है ना आपको। आप अब एक काम कीजिएगा, बुक के सारे न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं सिवाय न्यूटन रिंग्स के। ठीक है, न्यूटन रिंग्स के न्यूमेरिकल छोड़ दीजिएगा, न्यूटन रिंग का एक ही न्यूमेरिकल है। ठीक है जी, तो न्यूटन रिंग्स का एक ही न्यूमेरिकल है। पहला न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, पहला न्यूमेरिकल आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर का मिलेगा। दूसरा तीसरा आपको यंग्स डबल स्लिट का मिलेगा। तीसरा चौथा और पांचवा आपको मिलेगा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। छठा मेरे ख्याल से न्यूटन रिंग्स का है, वो छोड़ दीजिएगा।
न्यूटन रिंग्स लिखा हुआ होगा, उसमें एक न्यूमेरिकल छोड़ के बाकी सारे न्यूमेरिकल आपसे हो जाने चाहिए, बिकॉज आपने न्यूटन रिंग नहीं पढ़ा है। और कोई सवाल है या चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर दें आज ही? आप लोग बताएं। अभी किसने कहा था कि रिड्यूस सिलेबस से नहीं करें? मेरे ख्याल से तो मैंने तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं देखा कि रिड्यूस सिलेबस से ना करें। अब यही हो सकता है कि बेटा आपके पास कोर्स जब खत्म होता है तो पेपर काफी आगे कर देंगे, तो 2 महीने में हमारे पास होंगे, जो चीजें हमने मिस करी हो फिर पढ़ानी पड़ेंगी। ये तो परेशानी हो जाएगी अगर नहीं करते ऐसा। लेकिन ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है कि रिड्यूस से नहीं आएगा, रिड्यूस तक का ही नोटिस आया हुआ है। और कोई बात बोले आप लोग, फिर मैं वरना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करूं। ठीक है जी, यहां तक हमारा चैप्टर नंबर 9 एंड हो गया। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 10 पे, ओ सॉरी 8 पे आना है अब। सही है जी। मानूर हैदर बेटा, कोई सवाल तो नहीं है आपका? नो सर। ठीक है जी, यहां तक हो गई बात। चलें जी, अब हमारे पास नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब हम नए चैप्टर पे जा रहे हैं। ठीक है, नया चैप्टर हमारे पास जो है वो आता है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8, ठीक है जी। वेव मोशन एंड साउंड, चैप्टर नंबर 8 में आता है हमारे पास वेव मोशन एंड साउंड, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। अब चैप्टर नंबर 8 काफी तवील चैप्टर था, अगर इन्होंने इसको रिड्यूस किया है तो बहुत कम रह गया होगा, ठीक है ना, बहुत कम रह गया है चैप्टर नंबर 8 ना। हमारे चैप्टर नंबर 8 में जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, सिर्फ मुझे बताना है कि क्या है सिंपल पेंडुलम, मुझे बताना है कि पूरी इसकी डेरिवेशन करानी है। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, न्यूटन का फार्मूला आता है, ये पढ़ाना है मुझे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड, ये पढ़ाना है। और डॉपलर इफेक्ट के सिर्फ 5 टॉपिक है, लंबे टॉपिक्स है, ऐसा नहीं है छोटे टॉपिक होंगे, ये लंबे टॉपिक्स हैं हमारे पास। इन 5 टॉपिक्स को हमने कवर करना है, लेकिन ये हमारा चैप्टर बहुत छोटा हो गया, क्योंकि इसमें जो वेव्स के मुतालिक पूरा चैप्टर टॉपिक था ना वो हटा दिया गया, उससे लॉन्ग भी आता था, तो वो सब हटा दिया गया, वेव हटा दिया। इसके अलावा एक प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन था वो हटा दिया, स्प्रिंग मास सिस्टम था वो हटा दिया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो भी हटा दिया। अब इसमें कुछ भी नहीं बचता, मतलब बहुत कम बचा है, तो हमें ये करना है, ठीक है ना, ये हम करते हैं, फिर आप देख लेंगे क्लासेस शुरू होती है हमारी तो क्या पढ़ना है, फिर वो डिसाइड वही हो जाएगा क्लास में। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट, व्हाट रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होती है। तो फिर मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। मोशन हमारे पास से पहले अगर आप ये कहें कि रेस्ट क्या होता है, तो रेस्ट ये होता है फॉर बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो वो बॉडी कहलाती है रेस्ट। और अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के हिसाब से पोजीशन चेंज कर रही है तो वो क्या कहलाती है हमारे पास, मोशन, ठीक है ना, वो हमारे पास कहलाती है कि बॉडी मोशन में है। सही, ये बात हो। अच्छा, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं 3 तरह की मोशंस हमारे पास जो बेसिकली पढ़ाई जाती है। टाइप्स ऑफ मोशन तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे 3 तरह की जो मोशन है। एक हमारे पास है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है हमारे पास? ट्रांसलेटरी मोशन हमारी होती है एक ऐसी मोशन जिसमें बॉडी के तमाम पार्टिकल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, बॉडी के तमाम पार्टिकल जो है इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, ठीक है जी। बॉडी के तमाम पार्टिकल इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव होती है, यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन जिसको कह सकते हैं। if the in this type of motion all the particles of the body are being displaced by same amount of displacement,
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर करने वाला डिस्प्लेसमेंट कहलाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी का नाम होता है लीनियर वेलोसिटी। अच्छा, रोटेटरी मोशन क्या होती है? द मोशन ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स लाइन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अगर कोई बॉडी फिक्स लाइन के अराउंड मूव हो रही होती तो कहलाती है रोटेटरी मोशन। द फिक्स लाइन अबाउट विच द बॉडी इज रोटेटिंग इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे कि बॉडी जो है जिसके अराउंड मूव हो रही होती है उस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, उस लाइन को हम नाम देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन का। द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट इसमें होता है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और जो वेलोसिटी इसमें होती है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं वाइब्रेटरी मोशन की तरफ। वाइब्रेटरी मोशन हमारे पास जो होती है, व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये एक वायर जैसे हमारे पास मीन पोजीशन में, इसको आपने हिलाया, यहां तक लाया, ये वाइब्रेट होना शुरू हो गया अपनी मीन पोजीशन के अराउंड। इट्स मोशन इज नॉन एज वाइब्रेटरी मोशन। इस मोशन को हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन के। हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। ये लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन है, और ये हमारी रोटेटरी मोशन है। बाकी बहुत तरह की मोशन की टाइप में मैं अभी बात नहीं करूंगा, अभी सिर्फ 3 तरह की मोशन की बात। वाइब्रेटरी मोशन के ही अंदर ही सिंपल हार्मोनिक मोशन आती है। तो इसका हमें क्या था, एक कॉन्टेक्स्ट बनाना था कि हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहाँ से आती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। तो अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। ठीक है जी। कोई सवाल आप लोगों को अभी यहाँ तक तो बताइए, कोई क्वेश्चन है तो बोले। आज काफी कम बच्चे हैं, 18-17 बच्चे हैं। कितनी है? नहीं, और कम लड़की है, 12 लड़कियां। अच्छा, बेसिक टर्म्स हम पढ़ते हैं कुछ। हम ये पढ़ते हैं कि पीरियडिक मोशन क्या होती है। व्हाट इज पीरियडिक मोशन? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी which repeated itself in equal interval of time is called periodic motion। एक ऐसी टू एंड फ्रो मोशन जो अपने आप को दोहराती है एक खास टाइम के बाद। मतलब 1 सेकंड में अगर बॉडी यहां से वहां गई, अगले सेकंड में फिर वहां से वहां जाएगी, अपने आप को रिपीट कर रही है, जिस तरह से पेंडुलम आपके पास कर रहा था। अच्छा, टाइम पीरियड से बेहतर है पहले हम पढ़ लें व्हाट इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेशन मैं ऐसे ही समझाता हूँ कि क्या चीज होती है आपको। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम फर्ज करें कि हैंग हो रहा है। ये सिंपल पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पे था, यानी ठहरी हुई पोजीशन पे था। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, पकड़ के ले आए इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लाते, हमने यहाँ लिया। जब आपने इसको ड्रॉप किया, ये यहाँ जाएगा मीन पोजीशन पे। जितना मीन पोजीशन पे उल्टे हाथ पे एक्सट्रीम पोजीशन थी, उतना ही राइट हैंड पे हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन बनेगी। ठीक है, यहाँ पहुंचेगा और यहाँ पहुंच के फिर क्या होगा आपके पास, यहाँ से बॉडी पहुंची मीन एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी पे, दूसरी से दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना। दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? हाँ बेटा, स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? नहीं सर, नजर आ रही है। क्या सर नजर आ रही है, आ सर रही स्क्रीन है? नजर आ रही है। स्क्रीन नजर आ जी रही सर, है? आ रही है नजर। आ रही है, इनको क्यों नजर नहीं आ रही नूर को? अच्छा जी। अच्छा जी, ये हमारे पास होती है वन वाइब्रेशन। का मकसद क्या होता है, एक एक्सट्रीम पोजीशन से आपने बॉडी को ड्रॉप किया, दूसरी एक्सट्रीम तक गई, दोबारा वापस आई, ये पूरा एक जो कंप्लीट ट्रिप था ये कहला रहा है एक वाइब्रेशन। इसी तरह से आपने स्प्रिंग को दबा दिया, दबाने के बाद हाथ हटाया, ये बिल्कुल बैक पे जाएगा। बैक पे जाने के बाद उसी जगह आएगा जहां आपने उसको प्रेस करके लाए थे। तो आपके पास ये हो गई वन वाइब्रेशन, ये कहलाएगी हमारी वन वाइब्रेशन। ठीक है जी।
इसको कहते हैं वन वाइब्रेशन। वन वाइब्रेशन का क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होती है? एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना और वापस वहीं आ जाना जहां से आपने उसको ड्रॉप किया था या वहां से आपने इसको छोड़ा था, ये कहलाती है हमारी एक वाइब्रेशन। ठीक है जी, एक वाइब्रेशन कहलाती है। ठीक है जी। हमारे पास वाइब्रेशन क्या होती है? द ट्रेवलिंग ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अपोजिट एंड बैक अगेन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। इसको हम कहते हैं वन वाइब्रेशन। इसको हम नाम देते हैं वन वाइब्रेशन का। ठीक है। आपने एक बॉडी को ड्रॉप किया एक्सट्रीम पोजीशन पे लाके, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंची, दोबारा वापस वहीं आ गई जहां से इसको ड्रॉप किया था, ये कहलाती है हमारी एक वाइब्रेशन। ठीक है, ये हमारी कहलाती है एक वाइब्रेशन। अब टाइम पीरियड की डेफिनेशन देखें। टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास? टाइम पीरियड होता है इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी, वाइब्रेटरी बॉडी, टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेटरी बॉडी कितनी देर में एक वाइब्रेशन कंप्लीट करती है? ठीक है जी, कितनी देर में एक वाइब्रेशन कंप्लीट करती है? आपने स्टार्ट किया यहाँ से, ये गई वहां और यहाँ से वापस आ गई, तो दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटरी बॉडी। एक टाइम का जो हमारे पास एक वाइब्रेशन का जो टाइम होता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इसका उलट कह सकते हैं, रेसिप्रोकल। इट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। यहाँ पे हमारे पास टाइम 1 सेकंड कर दिया और 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही है? सर अच्छा जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, मैं बोल नहीं रहा था, मैंने 1 मिनट के लिए सॉरी स्टॉप किया था, म्यूट किया था। अच्छा, वाइब्रेशन पे हम बात कर रहे थे। वाइब्रेशन क्या होता है? द ट्रैवलिंग ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, सॉरी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में होने वाली वाइब्रेशंस को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाय न्यू, इट्स यूनिट्स आर साइकिल पर सेकंड, या हर्ट्ज कह देते हैं, या वाइब्रेशन पर सेकंड कह देते हैं। अब आपको ये पता लग गया कि टाइम पीरियड का मकसद क्या होता है। टाइम पीरियड का मतलब होता है एक पूरी वाइब्रेशन का टाइम, यानी वाइब्रेशन एक है उसका टाइम। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 सेकंड के अंदर होने वाली वाइब्रेशंस। ठीक है ना, 1 सेकंड के अंदर होने वाली वाइब्रेशंस। अच्छा, अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट एन इंस्टेंट। फर्ज करें कि मैं ये कहता हूं आपसे, हमने कहा कि आपके पास पेंडुलम जो है 2 सेकंड बाद कहाँ है? आपने बोला 2 सेकंड बाद पेंडुलम की पोजीशन ये थी, एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं है, लेट सपोज यहाँ है। तो इसका मीन पोजीशन से जो फासला है, आइदर राइट और लेफ्ट, हमें उससे गर्ज नहीं है, इसका मीन पोजीशन से जो फासला है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसको एक्स से जाहिर करते हैं। जिसको हम जाहिर करते हैं एक्स से। चले फर्ज करें मैंने कहा 5वें सेकंड में गया, आपने बोला 5वें सेकंड में यहाँ था, तो मीन पोजीशन से इसका जो फासला है, हमारा जो मीन पोजीशन से इसका फासला है वो हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट एक्स। मीन पोजीशन से जो फासला है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट एक्स। ठीक है जी, वो कहलाता है मीन पोजीशन से फासला, डिस्प्लेसमेंट एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ना। अच्छा, इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन टू द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट एन इंस्टेंट। इट इज डिनोटेड बाय एक्स। इसको एक्स से जाहिर करते हैं, इसको जाहिर करते हैं एक्स से। अब हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या चीज होती है? एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी मीन पोजीशन से आप एक्सट्रीम पोजीशन ही मैक्सिमम पोजीशन होती है। ठीक है ना, आप मीन पोजीशन से चाहे लेफ्ट पे एक्सट्रीम जाओ, राइट पे एक्सट्रीम जाओ, फासला एक ही होता है।
ये बॉडी अपनी मीन पोजीशन से कितना दूर गई, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, या चाहे लेफ्ट पे कितना गया और या राइट पे कितना गया। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ये कहलाता है हमारा एम्पलीट्यूड, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। इट इज डिनोटेड बाय एक्स नॉट, ये सारी चीजें याद रखनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से जाहिर करते हैं, एम्पलीट्यूड को हम एक्स नॉट से जाहिर करते हैं। ठीक है, फेज क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एक्स, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज है, एंड एम्पलीट्यूड। एक्स को अगर मैं एक्स नॉट से डिवाइड कर दूं तो मुझे फेज मिल जाता है, अगर मैं एक्स को एक्स नॉट से डिवाइड कर दूं तो मुझे फेज मिल जाता है, ये कहलाता है हमारे पास फेज। ठीक है जी, ये बेसिक टर्म्स है हमारे पास, ये है इसकी बेसिक टर्म्स। सही है जी। अब हम आ जाते हैं सिंपल हार्मोनिक। अच्छा चले, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, सीधी सीधी बात, ये दोनों मैंने कहा था एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। टाइम आप पीरियड 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, पीछे वाली स्लाइड लगा दी, देखिए। अभी किसी ने सवाल किया था कल क्लास का, कल का मैं बताता हूँ आपको, कल या परसों में आपकी क्लासेस जो 2 जाया हुई है ना उनको करता हूँ कवर। ठीक है जी। मंडे से कॉलेज ओपन हो रहे हैं, अभी तक तो फिलहाल यही है कि मंडे से कॉलेज ओपन हो रहा है। आप लोगों ने सवाल किया था, बता देता हूँ। अच्छा जी, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। जज़ाकल्लाह सर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, ये हमें पता है। बस सीधी सीधी बात ये है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी टाइम पीरियड 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड लिख सकते हैं। दैट्स ऑल, ठीक है ना। अब मैं आ रहा हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ, मेरे पास 9 मिनट रह गए हैं। अच्छा जी, देखिए ये आप मिस नुसरत से पूछ लें ग्रुप में ना, या उनको मैसेज करके कि कौन आएंगे। मेरे ख्याल से तो पहले दिन आ जाए आप लोग, देख लें कि किसकी क्लासेस हो रही हैं। भगाएगा कोई भी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन आपको निकाल देंगे। तो पहले दिन जो है आ जाए, फिर डिसाइड हो जाएगा मेडिकल आएगी इंजीनियरिंग आएगी। ठीक है। So simple harmonic motion क्या होती है? It is the type of vibrating motion in which the acceleration is directly proportional to the displacement of body. Acceleration directly proportional होता है displacement of body के। अच्छा जी। And it is always directed to the mean or equilibrium position. Acceleration देखें, आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी बॉडी को एक ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, किस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास, ये हम देख लेते हैं। कि मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक पेंडुलम है, लेट्स सपोज, इस पेंडुलम को मैंने पकड़ के लेफ्ट पे मूव करा दिया, ठीक है ना, मैंने इसको पकड़ा और लेफ्ट पे ले गया, इस पे मैंने फोर्स लगाई और इसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया लेफ्ट पे, जिसको एक्स कहते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी लेफ्टवर्ड। अब आपने जब इसको छोड़ा तो ये कहाँ भागेगा, ये भागेगा इस तरफ, ये भागेगा सीधे हाथ की तरफ, ये भागेगा सीधे हाथ की तरफ, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो जाएगी इधर। जितना ज्यादा आप डिस्प्लेसमेंट देंगे उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन हमेशा मीन डायरेक्शन की तरफ होगा, मीन पोजीशन की तरफ। अगर आप पेंडुलम को उल्टे हाथ पे ले जाएंगे तो मीन पोजीशन की तरफ भागेगा, अगर आप इसको सीधे हाथ पे ले जाएंगे तो दोबारा मीन पोजीशन की तरफ भागेगा। मीन पोजीशन को ही अटेन करने की कोशिश करती है बॉडी ना। एक्सेलरेशन लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्प्लेसमेंट के। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ पे आपके पास एक कांस्टेंट आता है के, ठीक है, वेयर इज अ के इज अ कांस्टेंट। के आपके पास कांस्टेंट हो गया, कोई भी कांस्टेंट है, अभी हम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, बस ये कांस्टेंट है। ठीक है, आप इसको कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स। साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती है डिस्प्लेसमेंट से। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है अपोजिट होती है डिस्प्लेसमेंट से। Acceleration is opposite in the opposite direction of displacement.
हमेशा आपके पास। तो ठीक है, ऐसी मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसी मोशन का नाम होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन आपके पास दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। दोनों की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, अगर पहले आपने डिस्प्लेसमेंट दिया लेफ्ट, एक्सेलरेशन होगा राइट। अगर आपने राइट पे डिस्प्लेसमेंट दिया तो एक्सेलरेशन होगा लेफ्ट। कंडीशन ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी कंडीशन ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? द बॉडी शुड एग्जिबिट टू एंड फ्रो वाइब्रेशन मोशन। ठीक है ना, बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करना चाहिए, बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करनी चाहिए। जरूरी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जब होगी जब टू एंड फ्रो मोशन में बॉडी हो। Acceleration of a body at any instant should be directly proportional to the displacement. Acceleration directly proportional होना चाहिए displacement के। Acceleration directly proportional होना चाहिए displacement के, ठीक है। A is directly proportional to x होना चाहिए। The acceleration should be directed to mean position. For that a negative sign is used. ठीक है, हमारे पास acceleration should be directed to mean position. एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, और डिस्प्लेसमेंट का मकसद ये होता है कि मीन पोजीशन से दूर चले जाओ। अगर मैं मीन पोजीशन से दूर जाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा। और एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन हमेशा होता है टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है जी, एक्सेलरेशन हमारा हमेशा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। अच्छा जी, द बॉडी मस्ट हैव एनर्शिया। बॉडी के पास एनर्शिया होना चाहिए। बॉडी के पास एनर्शिया होगा तो आपके पास बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इनर्शिया हर बॉडी के पास होता है। इनर्शिया का मतलब होता है ओरिजिनल पोजीशन हासिल करने की सलाहियत। जो ओरिजिनल पोजीशन हासिल करने की सलाहियत होती है ना किसी बॉडी की, रिटेन करने की, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया, वो कहलाता है इनर्शिया। उसको हम कहते हैं इनर्शिया। द बॉडी मस्ट बी एक्टेड अपॉन बाय रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स अगर बॉडी के पास है, रिस्टोरिंग फोर्स पेंडुलम के पास होती है, यानी उसको आप अपनी पोजीशन से हिलाते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करता है। ठीक है ना, रिस्टोरिंग फोर्स होगी तो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी टाइप थी और ये करेक्टरिस्टिक्स थी। अब हमारे पास तकरीबन 4 मिनट रह गए क्लास खत्म होने में। इज देयर एनी क्वेश्चन? आपका कोई सवाल है तो बताइए बेटा, कोई सवाल आपका? नहीं है बेटा कोई सवाल? हम आ जाते हैं एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा जी, एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको देर से उसी की बात कर रहे थे। मास ऑन अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से मैं मास अगर जोड़ दूं, चाहे आप उसको हैंग करा दे तो ऊपर नीचे जाएगा, चाहे आप उसको वॉल से कनेक्ट करके लेफ्ट राइट मूव कराएं, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा। बंगी जंपिंग क्या होती है? बंगी जंपिंग आपने देखी है कि एक हमारे पास पहाड़ों पे से उस पे ऊपर से गिरते हैं, वो एक बंगी जंपिंग होती है। ठीक है ना। डाइविंग बोर्ड पे क्या होता है, आपके पास किसी पानी के ऊपर डाइविंग बोर्ड होती है तो वो ऊपर नीचे होती रहती है, टू एंड फ्रो मोशन होती है। ऑब्जेक्ट बॉबिंग इन द वाटर, ऑब्जेक्ट को पानी के ऊपर बॉब करता है। अगर एक हमारे पास तख्ता फेंक दे तो ऊपर नीचे होता रहेगा। साहिलों पे आपने देखा होगा कि वेव्स के साथ वो ऊपर नीचे चल रहा होता है। अर्थक्वेक हमारे पास, अर्थक्वेक हमारे पास क्या होता है, जमीन के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होती है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ठीक है जी, अर्थक्वेक हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो ठीक है जी, अर्थक्वेक हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, वेव्स का हिलना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार के वायर को जब आप मूव कराते हैं तो गिटार का जो वायर होता है वो ऊपर नीचे मूव करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। सितार हो गया, गिटार हो गया। तो ये इसकी एग्जांपल्स है। अब मैं इससे आगे आज नहीं पढ़ा सकूंगा क्योंकि अगला टॉपिक बड़ा है, उसको मैं छेड़ूंगा तो एक साथ ही छेड़ूंगा। ठीक है जी, एक साथ ही स्टार्ट करना है मुझे। सिंपल पेंडुलम से पहले तो एक दो चीजें बताऊंगा, फिर मैं आपको सिंपल पेंडुलम पढ़ाता हूँ। अब बताइए कोई सवाल आप लोगों के? कोई क्वेश्चन आप लोगों के?
बोले जी, 1 मिनट रह जाएगा, इसके बाद हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रही थी? नो सर तो सर्कुलर। उसकी पहली वाली साइड में के था, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी? नहीं, नहीं, के नहीं, कांस्टेंट की के कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। स्प्रिंग मोशन में अलग कांस्टेंट होता है, इसका के अपॉन एम होता है, और आपके पास प्रोजेक्शन वाले में अलग होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहचान ही है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स विद नेगेटिव साइन। है जी? जी। ठीक है जी, और किसी ने मैसेज भी दिया? ठीक है, मानूर हैदर, कोई सवाल नहीं। मंडे से इंशाल्लाह क्लासेस भी होंगी। अच्छा है कि क्लासेस शुरू हो जाए फिजिकली, तो देख लेंगे ऑनलाइन का। फिर टीचर्स मेरे ख्याल से मुश्किल ही हो कि फिजिकली पढ़ाने चाहेंगे ज्यादातर टीचर्स। ऑनलाइन तो मजबूरी थी, देख लेंगे, अगर मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ तो ऑनलाइन भी साथ साथ रख दूंगा। क्लास में कोई दूसरा चैप्टर कर लेंगे या कोई दूसरा कर लेंगे। सही है जी, इसका कोई मुझे मसला नहीं है, वहां भी पढ़ा दूंगा या ऑनलाइन भी चलती रहेगी फिजिक्स की एटलीस्ट क्लास। ठीक है जी, अब कोई सवाल? नहीं है जी, तो यहाँ तक रखते हैं, फिर इसको एंड करते हैं आज के लेक्चर को। फिर इंशाल्लाह कल का मैं टाइम आपको बता दूंगा, आप किसी दूसरे टीचर्स की कोई टाइम ना हो, आप लोगों से पूछ के मैं क्लास रख दूंगा। ठीक है जी, यहाँ तक रख लेते हैं इसको आज।